बेटा बेटा आज हम कक्षा सप्तमी में जो हमारा तृतीय पाठ है स्वावलंबनम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में बेटा हमने इसकी पूरी हिंदी की थी। ठीक है, कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। इसको अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है बेटा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा उसमें लिखा है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करना है आपको। ठीक है, ओनली उच्चारण करना है। तो आपको कैसे बोलोगे? विंशतिः। विंशतिः को क्या बोलते हैं? 20। ठीक है, संस्कृत में 20 को हम बोलते हैं विंशतिः। 22 को द्वाविंशतिः। 24 चतुर्विंशतिः। 25 पंचविंशतिः। 28 अष्टाविंशतिः। 29 नवविंशतिः। ऐसे ही आपको अगर संस्कृत में लिख के देंगे बेटा तो आपको उसको हिंदी में लिखना होगा, और अगर हम हिंदी में देंगे ऐसे कि 20-22 मैथमेटिकल फॉर्म में तो आपको संस्कृत में लिखना होगा। तो मोस्टली हम ऐसे ही देते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, और आपको उसको संस्कृत में लिखना होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है त्रिंशत 30, द्वात्रिंशत 32, त्रिस्त्रिंशत 33, चतुस्त्रिंशत 34, अष्टात्रिंशत 38, नवत्रिंशत 39, चत्वारिंशत 40, द्विचत्वारिंशत 42, त्रिश्चत्वारिंशत 43, चतुश्चत्वारिंशत 44, सप्तचत्वारिंशत 47, 50 50। तो 50 तक की काउंटिंग आपके है बेटा सिलेबस में, और आपको वो करनी है। ठीक है, आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगी, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा बेटा। उसमें 100 तक 100 तक गिनती हमने लिखी हुई है और समझाई हुई है। लेकिन आप जो है बेटा अभी फ़िलहाल 50 तक करनी आपको 100 तक ही है, लेकिन एट प्रेजेंट आप 50 तक कर सकते हो। आगे फिर आप आगे कर लेना। ओके बेटा, सिलेबस में आपके 100 तक ही है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है? कस्यः भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके भवन में सभी तरह के सुख साधन थे? किसके घर में थे? श्रीकंठस्य। श्रीकंठ के घर में सभी तरह के सुख साधन थे। हमने पढ़ा था ना कि श्रीकंठ है जो उसका घर बहुत विशाल था। उसमें क्या थे बेटा? 40 खंबे थे, 18 क्या दरवाजे थे, है ना, और 50 खिड़कियां थी। इस तरह से हमने उसके बारे में पढ़ा था। 18 कमरे थे। ठीक है, 44 द्वार थे। तो बेटा उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने क्या कहा था कि उनका जो है वो जो श्रीकंठ है वो सभी सुखों से, सुख साधनों से क्या था? संपन्न था। उनका परिवार क्या था? समृद्ध था। नेक्स्ट है बेटा ख। तो आपको बेटा क्वेश्चंस लिखना है, पहले क्वेश्चन लिखना है और फिर उसका आंसर देना है। ठीक है, पहले आप क्या लिखोगे? क्वेश्चन लिखोगे। ये वाला क्वेश्चन होगा और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका उत्तर होगा, आंसर लिखोगे। ऐसे ही फिर क्वेश्चन खा लिखोगे, उसमें लिखोगे कस्यः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? तो आंसर में क्या लिखोगे आप? कृष्ण मूर्ति। कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया था? किसने किया था उसका अतिथि सत्कार? कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने। तो हम क्या लिखेंगे? कृष्ण मूर्ति तस्यः माता पिता च। कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने। नेक्स्ट है सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहाँ सुख मिलता है? स्वावलंबने। स्वावलंबने अर्थात आत्मनिर्भरता में। जब हम खुद कार्य करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। श्रीकंठस्य कृष्ण मूर्ति गृहम कदा अगच्छत। जो श्री कृष्ण था वो कंठ मूर्ति के घर में कब आया था बेटा? प्राप्तः 9 वादने। तो हम क्या लिखेंगे? प्राप्तः सुबह 9 बजे आया था। श्रीकंठः कृष्ण मूर्ति गृहम प्राप्तः 9 वादने आगच्छत। नेक्स्ट है कृष्ण मूर्ति कति कर्मकराः सन्ति। अब कृष्ण मूर्ति के घर में कितने मतलब कृष्ण मूर्ति जो है उसके कितने काम करने वाले हैं? 8। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना
क्या पढ़ा था, जो श्रीकंठ है वो क्या कहता है कि भाई आप, मुझे थोड़ा सा ये दुख हो रहा है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है और मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तो उस पे श्रीकंठ ने, उस पे बेटा जो कृष्ण मूर्ति है उसने क्या कहा था कि अरे हमारे पास तो 8 काम करने वाले हैं। और वो उन्होंने गिनवाए थे ना, कौन कौन से थे 8 काम करने वाले। दौ पादौ दौ हस्तौ द्वे नेत्रे देव श्रोत्र है, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें और 2 कान, उन्होंने वो गिनवाए थे उनको। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, आपको ये देखो, चित्राणि गणित्वः तदर्थम संख्यावाचक शब्दम लिख। आपको ये पिक्चर्स बेटा देख के उसमें लिखना है कि कितनी है। ठीक है, काउंटिंग करके लिखना है। तो अब देखो हमारे पास कितने इसमें मटके लिखे हुए हैं, तो कितने हैं, एक लाइन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 3 लाइन्स हैं तो कितने हो गए, 6 × 3 18, हमारे पास 18 हो गए ये। तो हम क्या लिखेंगे, अष्टादश। ऐसे ही आप गिनोगे आम कितने हैं, ये हमारे पास 21 हैं तो एक विंशति, बोल 15 है तो पंचदश, और हमारे पास कैंडल हैं वो कितनी है बेटा, मोमबत्ती कितनी है, 36 हैं तो षड्त्रिंशत्। ऐसे ही हमारे पास कर्तनी कैंची, ठीक है, कर्तनी कैंची, तो कैंची कितनी है हमारे पास, 24 है। ठीक है, तो चतुर्विंशति ही। ऐसे ही हमारे पास लीफ जो हैं, पत्ते जो हैं वो कितने हैं, 33 हैं तो त्रयस्त्रिंशत्। ठीक है, इनको संस्कृत में हम बोलते हैं बेटा घटः, मटके को घटः बोलेंगे, आम को आम्रम बोलेंगे, फुटबॉल को पादकंदुकेन बोलते हैं। ठीक है, दीप जवलम बोलते हैं, मोमबत्ती को कर्तनी ही बोलते हैं हम। कर्तनी का मतलब कैंची होता है और पत्रम का मतलब पत्ते होते हैं। तो हम इनको संस्कृत में भी मैंने आपको बता दिया है और आपको वैसे भी समझा दिया है कि हमें क्या करना है, हमें देखनी है पिक्चर्स, जितने पिक्चर्स में हमारे चीज़ें रखी होंगी हम उसके हिसाब से उनकी काउंटिंग करके बता देंगे। नेक्स्ट है बेटा, आपको बेटा मंजूषा दी है, उसमें आपको देख के अब लिखना है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे बताया था ना कि आप दोनों तरह से आ सकते हैं। अब आपको बताना है कि 28 है, 28 अगर लिखा हुआ होगा तो आप 28 को कैसे लिखोगे। अब तो आपको मंजूषा दी गई है, लेकिन आपको अगर मंजूषा नहीं भी दी जाती है तो आपको स्वयं लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको ये लर्न करनी पड़ेगी बेटा 100 तक गिनतियाँ। ठीक है, 100 तक जो संख्यावाचक शब्द हैं संस्कृत के वो आपको लर्न करने हैं। 28 को बोलेंगे अष्टाविंशति ही, 27 को सप्तविंशति ही, 30 को त्रिंशत्, 31 को एकत्रिंशत्, ऐसे ही 24 को चतुर्विंशति ही, 40 को चत्वारिंशत्, 50 को पंचाशत्। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन आता है बेटा, चित्र को देखकर आपको बताना पड़ता है, वाक्य की रचना करनी पड़ती है। ठीक है, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 5 में, चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य, मंजूषा में दिए हुए पदों को प्रयोग करते हुए वाक्यानि ही रचयत, वाक्यों की रचना करो। आपको ये मंजूषा दी गई है, उसमें से आपको देख के वाक्य बनाने थे। अब देखो बेटा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एषः जो है वो एक के लिए यूज होता है, एतौ 2 के लिए और एते बहुत सारे लोगों के लिए। एषः एक चीज़ के लिए, एतौ 2 के लिए और एते बहुत के लिए। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि एषः है हमारे पास, यहाँ पे एषः हमने लिखा है तो एक के लिए लिखा है, तो हम क्या करेंगे, एक देखेंगे, एक किसान क्या कर रहा है, हमारा खेत को जोत रहा है, बैल से खेत को जोत रहा है ना। क्षेत्रम का मतलब होता है खेत, और कर्षति का मतलब होता है जोतना। तो हमारा जो वाक्य है वो क्या बनेगा, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति ही, एक जो किसान है वो खेत को जोत रहा है। समझ में आ गया ना अच्छी तरह से। एक हमारा किसान है इसलिए हमने इसके लिए एषः यूज किया, और वो क्या कर रहा है, किसान खेत को जोत रहा है, तो क्षेत्रम मतलब खेत हो गया और कर्षति ही का मतलब जोतना हो गया। तो पहला हमारा वाक्य क्या बना, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति ही। ठीक है, यह किसान खेत जोत रहा है। अब बारी आती है दो की। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया है, दो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एतो। दो के लिए क्या यूज़ करेंगे, एतो। एतो कृषक, अब क्या है, 2 है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कृषकौ। एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, ये खोदने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कुदाली से बेटा ये क्या कर रहे हैं, खोदने का कार्य कर रहे हैं, खनन कार्यम। तो क्या आएगा हमारे पास, दूसरा वाक्य क्या बनेगा, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। ये सब मैंने बेटा मंजूषा से की हेल्प से ही लिखे हुए हैं, आपको भी ऐसे ही लिखने हैं।
अब एते, एते किसके लिए यूज होता है? बहुवचन के लिए, बहुत सारों के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और ये सारे जो किसान हैं वो क्या कर रहे हैं? धान को रोप रहे हैं। ठीक है, जो हमारे चावल होते हैं ना बेटा, जिसको हम धान बोलते हैं, उसको रोप रहे हैं, उनको उगा रहे हैं। तो अब इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? सेंटेंस क्या बन जाएगा? एतेः कृषकः, बहुत सारे हैं, कृषकः धान्यम रोपयन्ति, धान को रोप रहे हैं। ठीक है, धान को उगा रहे हैं। तो कृषकः एक के लिए, कृषकौ दो के लिए और कृषकः बहुत सारों के लिए। जैसे बालक है, बालकौ, बालकः आप पढ़ते हो, ऐसे ही हमने एक के लिए कृषकः लिया, दो के लिए कृषकौ लिया और बहुत सारों के लिए कृषकः लिया। ठीक है बच्चा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और देखो हमारी क्रिया भी देखो, कर्ता के हिसाब से क्रिया बनती है। कर्ता हमारा एक वचन का है तो क्रिया भी हमारी एक वचन की हुई है। कृषका एक वचन है तो कर्षति भी एक वचन में आया। आप लोगों ने ये भी पढ़ा है ना पठ धातु में, पठती, पठता, पठंती, तो वही आ गया कृषति ही। पठती ती आ गया पीछे, पठता कुरुतः, पठंती अंति आ गया पीछे, तो ये आ गया रोपयंती। तो हमने ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो क्रिया है वो हमेशा कर्ता के अनुसार होती है। अगर हमारे कर्ता एक वचन का है तो हमारी क्रिया भी एक वचन की होगी। अगर हमारा कर्ता द्विवचन है तो क्रिया द्विवचन की होगी। अगर हमारा कर्ता बहुवचन का है तो हमारी क्रिया भी बहुवचन की ही होगी। ठीक है बच्चा, ये आप हमेशा ही संस्कृत में ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये बात तो आपको अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी बेटा कि हमेशा ही हमें कर्ता के हिसाब से ही क्रिया लगानी है। नेक्स्ट है बेटा, जो है वो है संख्यावाचक अधोलिखिता नाम समय वाचकान अंकानाम पदेषु लिख। अब हमें ना समय के बारे में बताया गया है कि समय कैसे देखते हैं। तो आप लोगों को बेटा मैं समय की भी वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, जो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आपको समय की वीडियो भी पता लग जाएगी। सबसे पहले आप देखो बेटा, जो वादनम लिखते हैं ना, वादनम, ठीक है, उसका मतलब होता है बजे। हिंदी में वादनम को क्या बोलेंगे हम? बजे। जैसे कहते हैं ना 1 बज गए, 2 बज गए, तो संस्कृत में हम उसको बोलेंगे वादनम। 1 वादनम, द्विवादनम, 3 बज गए, त्रिवादनम। ठीक है बच्चा, ऐसे ही सार्ध, सार्ध का मतलब होता है आधा। सार्ध का मतलब क्या होता है संस्कृत में? आधा। सार्ध मतलब आधा। जैसे हम बोलते हैं कि भाई 12:30 हो गए हैं तो क्या बोलते हैं हम? सार्ध। ठीक है, तो ऐसे ही जो सार्ध द्वादश वादनम बोलेंगे, अगर 12:30 बोल रही हूँ मैं कि भाई 12:30 बज गए बच्चा, तो क्या बोलेंगे हम संस्कृत में? सार्ध द्वादश वादनम। इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, आप सिर्फ सार्ध तक ही देखना। उस मैंने तो पूरा ही एक्सप्लेन किया है उसमें। ठीक है बेटा, मैंने उसमें सवा का और पौने का सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ, लेकिन आप सार्ध तक ही उसको देख लेना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, उसमें लिखा हुआ है 10:30, 10:30 हो गई। तो बेटा आपके बुक में ये गलत लिखा हुआ था, तो यहाँ पे ना दुआ हटा देना, ओनली ये 10:30 वादनम है, ये 10:30 बजे हुए हैं। तो ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 10:30 वादनम। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ये 10:30 वादनम आ जाएगा बेटा। ऐसे ही 7 है तो सप्तवादनम। ठीक है, 2:30 हो गए तो सार्ध द्विवादनम। 2:30 का मतलब क्या हो गया? सार्ध द्विवादनम। ऐसे ही 11 बज गए तो हम क्या बोलेंगे? एकादश वादनम। 11 को हम एकादश बोलते हैं। 4:30 हो गए तो सार्ध चतुर्वादनम। ठीक है, 1:30 बजे को हम क्या बोलेंगे? सार्धेक वादनम भी बोल सकते हैं, या अलग अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बोलेंगे? सार्ध एक वादनम। ऐसे ही 5 हो गए तो पंचवादनम। ऐसे कुछ भी हो सकता है। 2 है तो द्विवादनम, 1 है तो एक वादनम, अभी बताया ना मैंने आपको। 8 बज गए तो अष्टवादनम। तो जो भी हमारी काउंटिंग होती है उसके पीछे हमने वादनम लगाना है। ऐसे ही यहाँ पे सार्ध आ जाता है तो जो हमारी काउंटिंग है उसके पीछे हमने क्या लगाना है? पहले हमें सार्ध लगाना है आधे के लिए, फिर हमारे पास काउंटिंग लिखेंगे त्रि और पीछे वादनम। ठीक है, सार्ध त्रिवादनम। नेक्स्ट ऐसे ही है बेटा, 9 बज रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? नववादनम। 12:30 बजे को हम क्या लिखेंगे? सार्ध द्वादश वादनम। ओके बच्चा, 8 बज गए तो अष्टवादनम और 7:30 हो गए तो सार्ध सप्तवादनम। ये इतना आपको समझ में आ गया। हमेशा आपको क्या माइंड में रखना है बेटा कि वादनम मतलब बजे होता है। 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो, उसके पीछे हमारे जो काउंटिंग होती है, संख्यावाचक शब्द होते हैं, उसके पीछे हमने लगा देना है। ओके, तो सप्तवादनम, सार्ध द्विवादनम, एकादश वादनम,
सार्धचतुर्वादनम। ऐसे हमें ये सारे करने हैं अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट है बेटा, आपको देख के मंजूषा में से देखकर ये फिल करना है, रिक्त स्थान को पूरा करना है। डैश ऋतुः भवन्ति ही, षड ऋतुः भवन्ति, क्योंकि हमें पता है कि 6 ऋतुएं होती है, तो ऋतुः मतलब ऋतु, यहाँ पर 6 ऋतुएं हैं तो हम यहाँ पे षड लिख देंगे। मासः द्वादश भवन्ति, मास कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं ना। एकस्मिन् मासे, एक मास में 63 अथवा 31 दिवसः भवन्ति। अब हमें पता है एक महीने में हमारे पास या तो 30 दिन होंगे या फिर 31 दिन होंगे, क्योंकि हमारा महीना 30 का या 31 का होता है ना, फरवरी को छोड़ के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 63 अथवा 31। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। फरवरी मास में हमेशा क्या सामान्यतः क्या देखी जाती है, 28 दिन होते हैं, या तो 29 होंगे, लीप ईयर है, अदरवाइज 28 दिन होते हैं। तो फरवरी मास में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, मेरे शरीर पर कितने हाथ हैं, 2 हाथ है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को करना है। ओके बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और इनको अपनी नोटबुक में कर लेना। ओके बच्चा, बाय।